हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम विश्व के कृषि प्रदेशों के अंतर्गत इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विटलसी के कृषि प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हम इसके आगे वाले पार्ट की हम बात करेंगे। विटलसी के कृषि प्रदेशों के आधार हमने पढ़े थे, 5 आधार थे। उसके अलावा विटलसी के कृषि प्रदेश मुख्य रूप से कितने हैं? 13 कृषि प्रदेश है, जिनमें से हमने 3 कृषि प्रदेश कर लिए थे। तो आगे वाले जो कृषि प्रदेश बचे हुए हैं वो हम कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 4 है स्थानबद्ध या आदिम स्थायी कृषि। स्थानबद्ध या आदिम स्थायी कृषि क्या है? तो यह उष्ण प्रदेशों की कृषि व्यवस्था है। जो गर्म प्रदेश है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है उष्ण प्रदेश, उसके बीच में जो कृषि की जाती है वो आदिम स्थायी कृषि की जाती है। तो आदिम स्थायी कृषि वो थी जो प्रारंभिक मानव, जब आदि मानव आया था और उसने शुरू में प्रारंभिक टाइप में जो कृषि करना शुरू किया था उसने, और स्थायी उनके खेत हुआ करते थे। उन्होंने खेत को कभी हेरफेर नहीं किया। वो खेत का स्थायीकरण था उनका, वो वहाँ पर बस कर और उन खेतों में खेती किया करते थे। तो वो ही क्या थी? आदिम स्थायी कृषि थी। लेकिन उसकी विशेषता ये थी कि वो व्यापारिक उद्देश्य से कृषि नहीं करते थे। जो व्यापारिक उद्देश्य वाली कृषि होती है वो अलग होती है, जबकि आदिम स्थायी कृषि है उसमें व्यापार वाला जैसा कुछ नहीं होता है। तो वो आदिम स्थायी कृषि है। खेत स्थायी होते हैं लेकिन फसलों का इसमें हेरफेर हो सकता है। जैसे हमने स्थानांतरित कृषि पढ़ा था, उसमें खेतों का हेरफेर होता था, फसलों का नहीं। लेकिन इसमें खेतों का हेरफेर नहीं होता है, जबकि फसलों का हो सकता है। तो इसके कुछ क्षेत्र है, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये आदिम स्थायी कृषि की जाती है। दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के पठारी क्षेत्र, इंडोनेशिया, दक्षिणी अमेरिका के पठारी प्रदेश, तो ये इनके कुछ क्षेत्र हैं। उसके बाद विशेषता क्या है आदिम स्थायी कृषि की? तो इसमें फसलों का हेरफेर किया जा सकता है, मानवीय श्रम का अधिक उपयोग होता है। और ये जो कृषि है आदिम स्थायी कृषि, इसके अंदर मानवीय श्रम का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। कम पूंजी निवेश, क्योंकि शुरुआत में प्रारंभिक मानव ने जब खेती करना शुरू किया था तो उसके पास पूंजी कम हुआ करती थी, तो खेतों में कम ही पूंजी लगाया करता था। तो कम पूंजी निवेश उसमें किया जाता था, लेकिन मानवीय श्रम अधिक उपयोग किया जाता था, क्योंकि मानव के लिए रोजगार का ये एक साधन था। और पशुपालन को भी सहायक के रूप में वो यूज में लेता था। उत्पादन का अधिकतर भाग परिवार में ही प्रयोग में लिया जाता था। जो भी फसल प्राप्त होती थी उसको वो अपने ही परिवार में काम में लेता था, वो उसका व्यापार वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। खेतों का आकार छोटा होता था, इसका कारण है परिवार विखंडन। खेतों का आकार छोटा होता गया क्योंकि इसका कारण था परिवार विखंडन, क्योंकि बड़े परिवार में धीरे धीरे जब खेतों का बंटवारा होता है तो उसके बाद खेत का आकार छोटा रहता है। तो इस प्रकार आदिम स्थायी कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। तो अगला है सघन निर्वाहन कृषि या फिर गहन निर्वाहन कृषि। सघन निर्वाहन कृषि या गहन निर्वाह कृषि जो होती है वो होती है जहाँ पर ज़्यादातर या तो होता है पानी, नदियों का क्षेत्र होता है, या फिर वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। और जो सघन बसा हुआ देश या जो क्षेत्र होता है वहाँ पर एक गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रतिभूमि नहीं छोड़ी जाएगी। इसलिए इस कृषि की विशेषता ये है कि इसके अंदर प्रतिभूमि नहीं होती है। जनसंख्या अधिक होने की वजह से वो खेत के हर टुकड़े पर खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से तो वहाँ पर प्रतिभूमि नहीं बच पाती है। और प्रतिभूमि होती कौन सी है? तो ये वो होती है जब किसान जो है वो खेती को या खेत के किसी एक पार्ट को क्या करते हैं, उपजाऊपन की दृष्टि से 1 या 2 साल के लिए या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी जो है खाली छोड़ देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? कहते हैं। लेकिन जो सघन निर्वाह कृषि है उसमें किसी भी प्रकार की भूमि प्रति नहीं होती है। तो पढ़ते हैं, सघन कृषि का तात्पर्य कृषि जोत पर अधिकतम पूंजी व अधिकतम मानवीय श्रम के द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसमें कृषि जोत पर ज़्यादा पूंजी लगाई जाती है और मानवीय श्रम का उपयोग भी ज़्यादा किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन भी प्राप्त ज़्यादा होता है। यह कृषि व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। वैसे तो ये सघन निर्वाह कृषि जो है उसके पार्ट 2 होते हैं, जैसे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान वो होती है जिसमें चावल की ही फसल की उत्पन्न की जाती है, चावल की फसल को ही ज़्यादा प्रायिकता दी जाती है।
जो दूसरी है चावल विहीन, उसमें चावल के अलावा कोई भी फसल उगाई जा सकती है, जैसे मुख्य रूप से गेहूँ या मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, ये सब फसलें उगाई जा सकती है। इनके अंदर ये चावल विहीन और चावल जो प्रधान फसलें हैं या जो कृषि है, उसके अंदर जो अंतर होता है वो उनकी वर्षा की मात्रा का अंतर होता है। तो विशेषताएं देख लेते हैं इसकी ऑल ओवर क्या है। तो एक कृषि वर्ष में एक ही समय में अनेक फसलों का उत्पादन एक साथ किया जाता है। एक कृषि वर्ष में एक ही समय में अनेक फसलों का उत्पादन एक साथ कर सकते हैं। ये प्रति भूमि न्यूनतम होती है, यानी न के बराबर होती है। उन्नत बीजों व उर्वरकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अधिक पूंजी व अधिक मानवीय श्रम का भी इसमें निवेश होता है। तो ये इसके क्षेत्र कौन से हैं गहन निर्वाह कृषि के? तो वो है दक्षिणी पूर्वी मानसून एशिया, मिस्र में नील नदी घाटी, दजला फरात नदियों का क्षेत्र। दजला फरात नदियों का क्षेत्र वही है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता वाला था, यानी ईरान इराक वाला क्षेत्र था। तो वहाँ पर ये जो है कृषि की जाती है। तो इसके अंदर खास विशेषता ये गहन की ये है कि इसके अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। तो इसको याद रखने के लिए एक तो इसके अंदर विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि आती है अलग से, और एक ये है जिसको हम कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। तो इन दोनों में अंतर यही है कि एक में तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, जैसे गहन में तो क्या होगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होगा, लेकिन विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि जो होती है, जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए स्पेशल की जाती है, उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। जैसे इस गहन के अंदर प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, परंतु विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इसका यही है कि जैसे गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर होगी, इसको याद रखने के लिए तो ये मानसूनी क्षेत्र में ज़्यादातर होती है। जैसे हमारे मानसून एशिया में ले लेते हैं, तो वहाँ पर मानसून एशिया में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या का जमावड़ा है, वहाँ पर काफ़ी सारी जनसंख्या की भीड़ वहाँ पर रहती है। तो वहाँ पर जो ये खेती करने योग्य ज़मीन है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा के आधार पर, तो वहाँ पर जब ये कृषि की जाती है तो इतने ज़्यादा मानव जनसंख्या होने की वजह से क्या होता है कि वो मज़दूर जो है आसानी से मिल जाते हैं उन खेतों में। जैसे चावल की खेती है, तो चावल की खेती में क्या होता है, उनमें मज़दूर आसानी से मिल जाते हैं उनको आसपास बहुत सारी जनसंख्या होने की वजह से, और फिर इतने ज़्यादा मज़दूर मिलने की वजह से उनकी जो मज़दूरी है वो उनको कम मिलती है, जबकि उनको श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। परंतु जो खेत का मालिक होता है उसको अधिक पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर उपज जो है उसमें अधिक होती है। तो खेत के मालिक को या प्रति हेक्टेयर उपज इसमें अधिकतम हो गई गहन निर्वाह में, और जो ये किसान जो भी इसके अंदर मजदूर काम करते हैं उनके लिए जो पैसा है वो उनको मजदूरी कम मिल पाती है। तो इस प्रकार उनका प्रति व्यक्ति उत्पादन अगर जोड़ा जाए तो वो कम प्राप्त होता है। और ऐसे ही विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि जो होती है, मान लीजिए अमेरिका का प्रेरिज घास मैदान है, प्रेरिज घास के मैदान में जहाँ पर जो विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आसपास, क्योंकि विकसित जो है वो देश विकसित देश है, विकसित देश होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, खेती के अंदर जो है व्यापारिक जो उसके अंदर कृषि के अंदर जो यंत्रों का प्रयोग किया जाता है या जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है या जो कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है वो उनका विकसित तरीके से होगा। तो मशीनों का प्रयोग होने की वजह से वहाँ पर मानवीय श्रम की वैसे भी आवश्यकता कम पड़ती है। उसके अलावा विकसित देश है तो वहाँ पर सभी क्या है कि खेती करने वाला कम सिस्टम होता है, तो कम खेती करना लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए जो भी लोग खेती करेंगे या जो भी मजदूरी करने, खेती का मतलब है जो भी उसके खेत के अंदर मजदूरी करने के लिए आएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेंगे, यानी उनकी जो मजदूरी होगी वो ज़्यादा लेंगे वो। इस प्रकार से उनको प्रति व्यक्ति अगर उनकी उत्पादन अगर जोड़ा जाए तो प्रति व्यक्ति उत्पादन उसमें व्यापारिक अनाज कृषि में अधिक होता है, लेकिन जो उस खेत का मालिक है या प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो वो कम प्राप्त हो पाता है। इसलिए इन दोनों में ये अंतर है, खास करके जब वो आगे आएगी तो वो भी इसमें आप देख लेना। अब उसके अंदर जैसे कुछ वर्डिंग है, जैसे सस्य गहनता है 125 से लेकर 134% क्षेत्र में सस्य गहनता होती है भारत में। सस्य प्रारूप हो गया, सस्य वैविध्यकरण है, उत्पादकता है, सस्य संयोजन, ये सभी जो है ये कोई एक नहीं है, इन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग है। इसको हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो गहन निर्वाह कृषि हम करते हैं उसके प्रकार कितने हैं। तो उसके प्रकार दो है, एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरी है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि इन दोनों के अंदर जो इनको अलग करती है वो कौन सी रेखा है, तो वो है 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इन दोनों वाले प्रदेशों को अलग करती है।
कि चावल 100% से अधिक अगर वहाँ वर्षा हो रही है तो वहाँ पर चावल की फसल होगी, और जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उनके वहाँ पर चावल के अलावा जो गेहूँ है, बाजरा, ज्वार, ये सभी फसलें उगाई जाती है। तो ये हो गया इनको अलग करने वाली रेखा। उसके बाद चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, ये है मानसून एशिया के 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें 90% जोत का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम होता है। तो जोत का आकार जो है इसमें छोटा होता है, क्योंकि चावल प्रधान में जब भी आप क्षेत्रों में देखोगे तो वहाँ पर जनसंख्या का काफ़ी सारा जमावड़ा होता है। तो इसी प्रकार 90% यहाँ पर जोत का आकार 2 हेक्टेयर से कम होता है। भारत में अगर जोत के आकार की बात करें तो भारत में 35% जोत जो है 5 हेक्टेयर से कम है। 35% जोत 5 हेक्टेयर से कम है, जबकि 17% जोत है वो 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच में है। जबकि 20% जोत है वो 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में है, और 28% जोत है वो 2 हेक्टेयर से भी बड़े हैं। विश्व की 2/3 आबादी यहीं पर निवास करती है। लगभग 66% आबादी कहाँ निवास करती है? इसी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहीं पर है। जैसे अब इसका क्षेत्र पूछा जाए कि चावल प्रधान के क्षेत्र कौन से हैं, तो चीन के अंदर हुआंगहो नदी घाटी में, वियतनाम व कम्बोडिया में मिकांग नदी घाटी, थाईलैंड में मिनांग नदी घाटी, म्यांमार में इरावदी नदी घाटी, और जापान में क्वांटो का मैदान। तो इस प्रकार यहाँ पर चावल प्रधान जो कृषि है वो की जाती है। फिर है जो कितने प्रतिशत भाग पर, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर कितने प्रतिशत भाग पर कौन कौन से देशों में चावल की खेती कैसे की जाती है, तो देख लेते हैं। लाओस के अंदर 95% भाग पर जो है चावल की खेती की जाती है। यानी लाओस का अगर 100% भाग है, उनमें से 95% जो भाग है वहाँ पर केवल और केवल चावल की ही खेती की जाती है। तो वैसे ही अगर थाईलैंड में देखें तो 90% भाग पर, वियतनाम में 80%, म्यांमार और बांग्लादेश में 60%, जापान में 40%, चीन में 33% और अपने भारत में 25% भाग पर चावल की खेती की जाती है। तो भारत का स्पेशल याद रखेंगे। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है वो लाओस के अंदर है, कितना है? 95% है। तो भारत में 25% भाग पर क्या होती है? चावल की खेती की जाती है। अब नेक्स्ट है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। तो ये 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है प्रमुख फसल है। जैसे इसके अंदर कौन सी होगी? गेहूँ होगी, या मोटे अनाज, मक्का, दालें, जई, जौ, राई। तो ये सब है। चावल विहीन के अत्यंत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी खेतों को खाली छोड़ा जाता है। तो जहाँ पर कम वर्षा, बहुत ही कम वर्षा होती है, जिस क्षेत्र में जो चावल विहीन क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी कम वर्षा होने की वजह से कुछ क्षेत्रों को वहाँ पर खाली भी छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर जो है बहुफसली अंतरफसली कृषि जो है प्रचलित है, क्योंकि फसलों का फेरबदल भी रहता है। उसके अलावा एक साथ 2-3 फसलें साथ में भी बो देते हैं इस कृषि में। विटलसी के कृषि प्रदेशों के अंतर्गत उसका अगला पार्ट आता है भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि, जिसको कोपेन ने CS की प्रकार की जलवायु के अंतर्गत माना है। CS का मतलब है S यानी समर ड्राई। समर में वर्षा नहीं होगी, सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा, लेकिन विंटर में वर्षा होगी। इसका मतलब सर्दियों में बारिश होगी और गर्मियों में नहीं होगी। तो ये जो वो क्षेत्र होगा उस जलवायु वाला, वो भूमध्य सागरीय होगी। और ये भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ हो जाती है? हर महाद्वीप के, यानी जो 7 महाद्वीप है उनमें से 6 महाद्वीपों के पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर 30 से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये कौन से मतलब महाद्वीप में नहीं है? तो 6 अगर मैंने बोला है 7 में से, तो एक है अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके अंदर इस भूमध्य सागरीय जलवायु का कोई भी अंश नहीं है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के बीच की जाती है। इसकी विशेषता ये है कि ये खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे सिट्रस प्रकार के जो फल होते हैं, नींबू हो गया, अंगूर, संतरा, ये जो चीज़ें हैं, या किशमिश है, इन सभी की जो है फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। और यहाँ पर शराब उद्योग भी प्रसिद्ध होता है, खास करके क्योंकि अंगूर वगैरह इनसे शराब बनाई जाती है। तो एक तरफ इनका डिस्टिलरी वगैरह लगाई जाती है और बाकी खेती भी की जाती है। यहाँ पर जो भी खेती की जाती है वो व्यापारिक भी हो सकती है और निर्वाह भी होती है, यानी दोनों ही प्रकार की यहाँ पर कृषि की जा सकती है। उसके अलावा फसल व पशुपालन दोनों ही इनका साहचर्य होता है। इसको याद करने की दृष्टि से हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे इतने सारे फल अगर उसमें हो रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे
सिट्रस प्रकार के फल है वहाँ पर, तो उन फलों को खाने के बाद मनुष्य या उनको बेचता है, या मान लीजिए वो खाने के बाद जब उसमें उनके जो छिलके बचते हैं उनको हम पशुओं को डालते हैं। तो इस प्रकार एक तरफ पशुओं के लिए भी वो चारा हो गया है। तो फसल और पशुपालन दोनों का ही साहचर्य पाया जाता है इस भूमध्य सागरीय कृषि में। अब अलग से एक व्यक्ति व 2 बैलों के द्वारा जोता जा सकने वाला क्षेत्र जो है जुंगरूम कहलाता है। ध्यान रखेंगे, जब एक व्यक्ति 2 बैलों के द्वारा जब खेत को जोतता है और उस खेत को जोतने वाला जो क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं, जुंगरूम कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र है शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके क्षेत्र देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके भूमध्य सागरीय यूरोप। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कृषि में जो यूरोप में जो है कौन से क्षेत्र में ये, तो यूरोप के फ्रांस में रोन नदी घाटी, दक्षिणी इटली, यूनान और यूरोप का स्पेन जो है वहाँ पर भी ये होती है। उसके अलावा एशिया का टर्की, सीरिया, इज़राइल, साइप्रस, जॉर्डन में भी होती है। भूमध्य सागरीय या उत्तरी अफ्रीका जैसे उसके अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया और ट्यूनीशिया में होती है, लेकिन मिस्र जो है इसके अंदर शामिल नहीं है भूमध्य सागरीय कृषि में। नेक्स्ट है यूएसए का दक्षिणी कैलिफोर्निया और मध्य चिली, यहाँ पर भी पाई जाती है। चिली जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके उत्तरी में, मध्य में और दक्षिणी में तीनों ही जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की कृषि होती है। तो वैसे हम ध्यान रखेंगे जो चिली का बीच वाला पार्ट है वहाँ पर होती है भूमध्य सागरीय कृषि। यूएसए का दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका का केप टाउन और जोहान्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ व एडिलेड। तो वैसे तो सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मैंने पढ़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी में तो है ही, उसके अलावा दक्षिणी और पूर्वी जो इलाका है उसका वहाँ पर भी ये भूमध्य सागरीय कृषि या CS प्रकार की जलवायु या कृषि होती है। अब है उसका 8वां पार्ट जिसका नाम है निर्वाहक व मवेशी पालन कृषि। निर्वाहक दृष्टि से जो पशुओं को पालते हैं तो और जो कृषि की जाती है तो वो यही है। कृषि उत्पादन निर्वहन स्तर का होता है, इसमें मॉस्को से लेकर साइबेरिया के अर्धशुष्क भागों तक का होता है, यहाँ पर की जाती है। अब कुछ 2 वर्ड है जैसे सोव खोज और एक कोल खोज। सोव खोज क्या होता है, तो ये राजकीय फार्म होता है। जैसे आपने सुना होगा सुरतगढ़, श्री गंगानगर के सुरतगढ़ के अंदर एक कृषि फार्म है। उस कृषि फार्म वो जो सोवियत रूस की सहायता से जो है इसको लगाया गया है, तो ये एक राजकीय फार्म है, ये एक सरकारी फार्म है। तो इसी प्रकार का जो फार्म होता है वो सोव खोज होता है। इसमें खास विशेषता ये होती है कि इसमें जो खेती की जाती है वो यंत्रों के माध्यम से इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, यंत्रों का अधिक उपयोग किया जाता है और कीटनाशकों का अच्छे से प्रयोग करके और इस प्रकार से खेती की जाती है। फसलों के जो है बीज तैयार किए जाते हैं उनमें। तो ये सोव खोज है जो राज्य सरकार इसको संचालित करती है और बड़े आकार के फार्म होते हैं। ये आधुनिक तकनीक का इसमें प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी बढ़िया प्रयोग करके सोव खोज खेती की जाती है। फिर आती है कोल खोज। कोल खोज जो है ये सामूहिक फार्म है, सहकारी कृषि। पूरे गांव के द्वारा एक सहकारी संस्था बनाकर खेती की जाती है। 1917 के बाद रूसी क्रांति के बाद इसकी देन है कोल खोज। तो उसके बाद आती है व्यापारिक कृषि। विटलसी के अंदर जो कृषि प्रदेशों में व्यापारिक कृषि है उसके भी 2 प्रकार है। एक तो है व्यापारिक अन्न उत्पादक या विस्तृत कृषि, दूसरी है व्यापारिक अन्न उत्पादक व पशुपालन। जब ये नाम आता है व्यापारिक अन्न और पशुपालन तो इसका मतलब है मिश्रित कृषि, तो इसका दूसरा नाम मिश्रित कृषि भी कर सकते हैं। और एक हो गई व्यापारिक अन्न उत्पादक जिसमें सिर्फ और सिर्फ अन्न का ही उत्पादन होता है। तो जो व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि कही थी मैंने, वो व्यापारिक कृषि और एक गहन कृषि हमने पीछे पढ़ा, उनमें जो अंतर पड़ा वो यही है कि व्यापारिक कृषि के अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ये बात हमने कर ली है। उसके बाद है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि जो है वो आधुनिक कृषि व्यवस्था की देन है। तो ये व्यापारिक है, इसके आगे लगा हुआ व्यापारिक, इसका मतलब इसमें जो भी खेती की जाएगी वो व्यापारिक उद्देश्य से की जाएगी और इसके अंदर खेतों के आकार बड़े बड़े होंगे और यंत्रों के द्वारा इसमें काफ़ी सारी बढ़िया खेती की जाती है और इसके अंदर जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो कम हो पाता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। मध्य अक्षांशों व शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। तो इसके लिए याद करने का अच्छा तरीका यही है कि जब आपको घास के प्रदेश अगर याद है कि कौन कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वहाँ पर ये व्यापारिक अन्न उत्पादित कृषि की जाती है। तो प्रेरी घास का मैदान
जो उत्तरी अमेरिका में, तो वहाँ पर ये खेती होती है। पुस्ताज घास का मैदान है हंगरी में। स्टेपीज है यूरोप और एशिया में। वेल्स दक्षिणी अफ्रीका में। अर्जेंटीना पंपास जो अर्जेंटीना में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पर ये व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये एक फसली कृषि है। विशेषता गेहूँ, जैसे आप प्रेरीज घास के मैदान में जाओगे तो अगर वहाँ पर एक व्यापारिक उद्देश्य से वहाँ पर खेती है तो वहाँ पर केवल एक ही फसल को वो लेते हैं। जैसे गेहूँ को उगाया है तो केवल और केवल आपको पूरे खेत में गेहूँ ही दिखेगी, या वहाँ पर मक्के की खेती कर रहे हैं तो केवल और केवल वहाँ पर मक्के की खेती दी होगी। क्योंकि जब भी व्यापारिक की बात आती है, चाहे वह व्यापारिक पशुपालन हो चाहे व्यापारिक कृषि हो, उनमें एक ही प्रकार का होता है। अगर पशुपालन है तो उसमें भी एक ही प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है ताकि वहाँ पर व्यापारिक जो है उनका उद्देश्य आसानी से पूरा हो सके। और इसमें फार्म जो होते हैं वो बड़े होते हैं। यंत्रीकृत कृषि होती है। पशुपालन नगण्य होता है। और यूएसए में ऐसी कृषि 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि है उसका यूएसए में इसके 3 प्रकार है, जैसे वसंतकालीन, शीतकालीन और सर्दकालीन। बसंतकालीन, शीतकालीन और सर्दकालीन। अब अलग से पॉइंट है, जैसे यूक्रेन को विश्व की ब्रेड बास्केट कहते हैं। यूक्रेन को विश्व की ब्रेड बास्केट कहते हैं। अब है फार्म स्टेट क्या है, तो कृषि फार्मों के विकसित कृषि समाज को फार्म स्टेट या रूरबन कहते हैं। कृषि जो खेती होती है, जो उनके विकसित कृषि समाज होता है उनको कहते हैं फार्म स्टेट या रूरबन। इस कृषि क्षेत्र के चारों ओर शेल्डर बेल्ट यानी पेड़ों की पंक्तियाँ पाई जाती है। फार्म स्टेट जो होता है उसके चारों ओर पेड़ों की पंक्तियाँ पाई जाती है। अर्जेंटीना की गेहूं उत्पादक क्षेत्रों की वर्षा रेखा जो है वो 40 सेंटीमीटर रेखा है। फिर उसके बाद 10वां हम पढ़ने वाले हैं व्यापारिक अन्न व पशुपालन, जिसको हम मिश्रित कृषि भी कहते हैं। इसको 3 खेत प्रणाली भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 3 गुना लाभ की खेती प्राप्त होती है। कैसे, इसका खेती का जो पार्ट है उसके 3 भाग कर लिए जाते हैं। तो एक तिहाई करके इसके 3 भाग कर लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो एक खेती का एक क्षेत्र होता है, उस पर तो इसमें व्यापारिक दृष्टि से खेती की जाती है। दूसरे क्षेत्र में पशुपालन किया जाता है और तीसरे में पशुचारण के लिए जो चारा लगाया जाता है वो उसके अंदर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 गुना वाली है, 3 खेत प्रणाली भी कह सकते हैं इसको। कहाँ होती है ये मिश्रित कृषि, तो ये मध्य व पश्चिमी यूरोप में होगी। 98 डिग्री देशांतर के पूर्वी का यूएसए होगा। तो इसको याद रखने के लिए यूएसए का पूर्वी भाग और यूरोप का पश्चिमी भाग दोनों ही आमने सामने का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है मिश्रित खेती की जाती है। उसके अलावा दक्षिणी ब्राज़ील में, न्यूजीलैंड में भी ये खेती की जाती है मिश्रित वाली। तो इसकी विशेषता ये है कि चक्रीय प्रणाली से कृषि की जाती है। फार्म के एक भाग में चारागाह और दूसरे भाग में फसल और तीसरे भाग में पशुओं को रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए फसल उगाने के बाद काफ़ी समय के बाद जब फसलों वाला जो खेती वाला जो ये पार्ट है, 1/3 वाला पार्ट, वो अगर उसमें थोड़ी उपजाऊपन कम हो जाता है तो वो ये चेंज कर लेते हैं। तो चारागाह की जगह तो फसल हो जाएगी और फसल की जगह चारागाह, या फिर पशुओं की जगह फसल और फसल की जगह पशुओं को रखा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है वहाँ पर खाद होने की वजह से वो जो खेती है या वो ज़मीन है वो उपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रकार उनका चक्कर जो है चलता रहता है और व्यापारिक उद्देश्य से खेती होती रहती है। फिर 11 नंबर में डेयरी फार्म। यह है कृषि व्यवस्था शीतल जलवायु व आधुनिक नगरीय व्यवस्था की देन है। डेयरी फार्म जो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि डेयरी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। दूध व दूध से बने हुए पदार्थ, मवेशी पालन यहाँ पर किया जाता है। और पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी यूरोप में होती है ये, जैसे डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, फिनलैंड यहाँ पर है। पश्चिमी यूएसए, कनाडा व अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए भी यही है कि यूरोप का पश्चिमी भाग और अमेरिका का पूर्वी भाग जो है आमने सामने का पार्ट है, वहाँ पर ये डेयरी कृषि की जाती है। उसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी हमें पता है पशुपालन वहाँ पर काफ़ी हद तक होता है, तो वहाँ पर ये खेती की जाती है। विशेषता क्या होती है इसकी, तो इसकी विशेषता है पाश्चुरीकरण, कोल्ड स्टोरेज, साइलो घर, वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन और अधिक पूंजी निवेश। डेयरी फार्मिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा पैसा लगता है, पूंजी निवेश काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम चारा देना, हर चीज़ पशुओं को जो चीज़ देनी है उनको वो सब उनको टाइम पे दिया जाता है और एकदम सही वाला दिया जाता है, ताकि उनका व्यापार जो है अच्छे से, उनकी डेयरी फार्म अच्छा से चल सके। तो इस प्रकार उनको ये ध्यान रखना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये भी, क्योंकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। तो ये ज़्यादातर CBD जो होता है शहर का उसके आसपास ही होता है।
यंत्रीकृत पशुपालन होता है, उत्पादों का विशिष्टीकरण होता है। डेनमार्क को विश्व की गौशाला कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहते हैं? विश्व की गौशाला कहा जाता है। अधिकतर केंद्र नगरीय केंद्रों के पास होते हैं। यह 50 से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच में प्रचलित है। डेनमार्क के अंदर मक्खन का उत्पादन अधिक होता है और नीदरलैंड में पनीर का उत्पादन अधिक होता है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मक्खन और पनीर दोनों ही प्रसिद्ध है। अब है 12 नंबर कृषि, व्यापारिक बागाती या बागानी रोपण कृषि। तो ये बागानी कृषि और एक होती है बागवानी कृषि, इन दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखेंगे। जो बागानी कृषि होती है वो उसको रोपण कृषि भी कह सकते हैं। इसमें बड़े बड़े बागान होते हैं। बागवानी का नाम आते ही फल फूल सब्जियां ये आना चाहिए माइंड में, लेकिन बागानी का नाम आते ही वो होना चाहिए जैसे बागान होते हैं। किसके बागान होते हैं? जैसे कॉफ़ी के बागान है या फिर चाय के बागान है या गन्ना के भी बागान हो सकते हैं। जो रोप के फसल उगाई जाती है वही क्या होते हैं? उसके बागान होते हैं। उसमें एक ही प्रकार की फसल जो है बोई जाती है व्यापारिक उद्देश्य से, तो वो बागान होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे ये शीतोष्ण कटिबंधीय बाजारों में उष्ण व उपोष्ण कटिबंध की फसलों की आपूर्ति हेतु भूमि व श्रम के उपयोग की व्यवस्था बागाती कृषि कहलाती है। तो इसमें ये नहीं है कि फल फूल या सब्जियां उगाई जाती है। इसमें बागानी कृषि जो है वो अलग है। उसमें गन्ना हो गया, चाय है, कॉफ़ी है, इस प्रकार की कृषि के बागान लगाए जाते हैं। विकसित समाज के द्वारा अर्धविकसित या अविकसित समाज पर भी की जाती है। जैसे ब्रिटेन वाले या इंग्लैंड ने जब भारत को गुलाम बनाया था तो भारत पर इस प्रकार से कुछ पौधे लगा दिए थे। जैसे चाय का पौधा असम की साइड में इधर लगा दिया था, तो फिर उनको यहाँ पर अपने ही देश में क्या हुआ, उनको मिल गया मजदूर, ठीक है, उनको कम पैसे में मजदूर मिले और उन्होंने फिर खेती करना शुरू किया। उसके बाद जब चाय उत्पन्न हो गई तो चाय को वो यहाँ से लेकर अपने ही देश में लेके जाने लगे, या फिर उनका जो पैसा हुआ उनको बेचकर वो अपने देश में लेकर जाने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने आसपास के जो भी अविकसित देश थे या जो कम विकसित देश थे जहाँ पर मजदूर भी काफ़ी मिल रहे थे कम पैसे में, तो उन्होंने इस प्रकार से रोपण कृषि करना शुरू करवाया था। और ये जो कृषि है उपनिवेशीकरण की देन है। तो इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पर शोषण हुआ था काफ़ी सारा, तो इसको शोषण की सीमांत संस्था भी कहा जा सकता है। जैसे दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक कॉफ़ी का बागान है जिसको हम फजेंडा कहते हैं, तो वहाँ पर भी जो कृषि है उसके ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था पहले, तो वहाँ पर उन्होंने ये खेती करवाना शुरू कर दिया था फजेंडा से। लेकिन जो कॉफ़ी होती थी या उनका पैसा होता था वो सारा का सारा ब्रिटेन जाता था। तो इस प्रकार से उनका शोषण किसका होता था? शोषण होता था वहाँ के स्थानीय लोगों का, या वहाँ पर जो गुलाम बनाकर लाए जाते थे इधर उधर से दक्षिणी अमेरिका में, और वहाँ पर फिर है उनसे वो खेती करवाई जाती थी। काम कोई और करता है लेकिन उनका पैसा कोई और ले जाता है। इस प्रकार से ये उपनिवेशीकरण की देन थी। तो इसे शोषण की सीमांत संस्था कहा जाता है। इसी खेती की वजह से दास व्यापार शुरू हुआ था, क्योंकि दास को इधर से उधर पकड़कर लेके जाया करते थे और उनसे काम करवाया जाता था। थॉमसन ने इसको सैनिक कृषि भी कहा है। जो ये कृषि है बागानी कृषि, उसको क्या कहा है? थॉमसन ने सैनिक कृषि भी कहा है। वर्तमान में विश्व के 10% भाग पर ये की जाती है। यह एक फसली कृषि है। पहली बात ये एक फसली है क्योंकि अब कॉफ़ी के बागान हम पढ़ते हैं तो वो एक ही प्रकार जैसे कॉफ़ी की ही फसल होती है, तो उस प्रकार एक फसली कृषि है। अत्यंत मानवीय श्रम होता है इसमें लगता है। निर्यात आधारित कृषि व्यवस्था है, क्योंकि इतनी कॉफ़ी को घर पे नहीं रख सकते तो ये निर्यात आधारित ही होगी। सस्ते श्रम पर आश्रित होती है ये, परिश्रम इसमें कम ही दिया जाता है। पूंजी, तकनीक व प्रबंधन जरूरी है। फिर है फसलें। मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह। मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह में कहवा, कोको, गन्ना, केला, रबड़, ये जो कृषि है, या क्यूबा में गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार ये कृषि की जाती है। उसके बाद आता है थाईलैंड और मलेशिया में रबड़ की कृषि है बागानी कृषि के अंतर्गत। भारत और चीन, श्रीलंका में चाय की फसल, अफ्रीका में कहवा की फसल है। अब विशिष्ट बागवानी की बात करें, जो अलग से बागवानी अलग है, जिसमें बाग की बात करें तो साग सब्जी या फल फूल की कृषि की जाती है। यह महानगरीय कृषि व्यवस्था की देन है। यूएसए में इसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि यूएसए में जो है साग सब्जियों को या इन फूलों को ट्रकों में भरकर लेके जाता है। एक ट्रक जो है रात भर में जो जितनी दूरी तय करके उसको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया था ट्रक कृषि। ट्रक फार्मिंग भी इसको कहते हैं। तो फल फूल है, ये भी सीबीडी के आसपास वाले इलाके में होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली है। प्रतिदिन नगर व्यापार पर आधारित है ये। इसे सूटकेस कृषि भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा इसमें आता है जब इस फसल को बेचा जाता है, तो इसको सूटकेस कृषि भी कह सकते हैं। और 100% ये व्यापारिक है। इसको जापान में
इक्यूमिनियोपोलिस कहते हैं। जो ये कृषि है, बागवानी कृषि, विशिष्ट बागवानी कृषि, इसको जापान में इक्यूमिनियोपोलिस कहते हैं। किसने कहा था? ये अर्नोल्ड ने कहा था। नीदरलैंड के अंदर ट्यूलिप फूल जो है प्रसिद्ध है, तो ट्यूलिप फूल की जो है यहाँ पर बागवानी की जाती है और इसमें हरित गृहों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी विटलसी के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण हमने कर लिया है, जिसके 13 कृषि प्रदेश थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।